Our ongoing topic is wages and internal check. और इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक इसका जो एस्पेक्ट है वो समझ में आ जाए. सो वेजेस एंड इंटरनल चेक में मैंने आपको कहा था वी हैव 3 पार्ट्स. मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स, जिसमें हम वर्कर्स के टाइम की और काम की जानकारी रखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. और इस रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड हम बनाते हैं वेज शीट, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स. और जब ये वेज शीट्स बन जाती हैं उसके बाद हम वर्कर्स को उनकी वेजेस का पेमेंट करते हैं. सो ये 3 पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा था मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स. मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर वर्कर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, इस हिसाब से रिकॉर्ड रखा जाता है. साथ ही साथ वर्कर्स कितनी लीव्स ले रहे हैं और कितना ओवर टाइम कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखा जाता है इस पार्ट के अंदर. फिर मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरगेट किया था. फर्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. वेजेस का रिकॉर्ड रखना अकॉर्डिंग टू टाइम. जो वर्कर्स टाइम के हिसाब से काम करते हैं, घंटों के हिसाब से काम करते हैं, उनका रिकॉर्ड. एंड रिकॉर्ड ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू पीस रेट या फिर अकॉर्डिंग टू पीस वर्क. जो वर्कर्स यूनिट्स के हिसाब से काम करते हैं उनका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है. ये 2 पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने ये वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू टाइम वाला डिस्कस करना स्टार्ट किया था. और इसके अंडर मैंने आपको टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के बारे में बताया था. टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक डिटेल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्कर है वो आने और जाने के समय अपना जो कार्ड है वो टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक में इंसर्ट करता है. और उसके कार्ड के ऊपर एंट्री का और एग्जिट का टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, प्रिंट हो जाता है. सेकेंड हमने डिस्कस किया था ओवर टाइम रिकॉर्ड. ओवर टाइम रिकॉर्ड ओवर टाइम रिकॉर्ड में हम वर्कर के फालतू घंटे जो उसने स्पेंड करे हैं, एक्स्ट्रा टाइम जो उसने फैक्ट्री में लगाया है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं. उसका जो कार्ड है उसके ऊपर उसका ओवर टाइम लिख दिया जाता है कि उसने कितने घंटे फालतू काम किया है. ओवर टाइम रिकॉर्ड. और ओवर टाइम रिकॉर्ड रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ओवर टाइम के लिए भी वर्कर को पेमेंट दी जाती है. और इसमें हमारा लास्ट पार्ट है पास आउट रिकॉर्ड. ये पार्ट हमारा भी डिस्कस करना रहता है, पास आउट रिकॉर्ड. ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया. सो इसको स्टार्ट करते हैं. पास आउट रिकॉर्ड. नाउ व्हाट इज पास आउट रिकॉर्ड? कभी ना कभी ऐसा होता है कि वर्कर को प्लांट से बाहर, फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ता है अपने पर्सनल काम के लिए या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए. समटाइम्स a worker has to go out of the plant, out of the factory. फैक्ट्री के बाहर जाना पड़ता है उसे कभी कभी फॉर पर्सनल वर्क और ऑफिशियल वर्क. पर्सनल वर्क क्या? अपने निजी काम के लिए या फिर ऑफिस रिलेटेड काम के लिए उसको बाहर जाना पड़ जाता है. अब बाहर जाने के लिए उसको लेना पड़ेगा पास आउट स्लिप. फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए वर्कर को
पास आउट स्लिप लेनी होगी, पास आउट स्लिप, पास आउट स्लिप लेनी होगी। पास आउट स्लिप एक तरह से परमिशन होती है। मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं और आपको कॉलेज के टाइम पर अपना कोई पर्सनल काम करना है, बैंक का कोई काम करना है, आपके कॉलेज के पास कोई बैंक है, वहां जाकर आपको बैंक का कोई काम करना है, तो जो गेट कीपर है वो आपको ऐसे ही बाहर जाने नहीं देगा। वो आपसे कहेगा कि आप अपने किसी भी कंसर्न टीचर से जाकर एक स्लिप लेकर आइए या एक लेटर लेकर आइए कि आप बाहर जा सकते हैं। इसी तरह से एक वर्कर को भी अगर फैक्ट्री से बाहर जाना होता है तो उसे पास आउट स्लिप लेनी होगी, और पास आउट स्लिप उसको किससे लेनी होगी? फ्रॉम, उसका बॉस कौन है, उसका जो इमीडिएट बॉस है वो कौन है? फ्रॉम फोरमैन। उसकी देखरेख, उसकी सुपरविजन कौन करता है? फोरमैन करता है। फोरमैन या फिर सुपरवाइजर। फोरमैन या सुपरवाइजर से उसे पास आउट स्लिप लेनी होगी। उसके बाद ये स्लिप आगे वो किसे दिखाएगा? पास आउट स्लिप वो दिखाएगा गेट कीपर को या फिर टाइम कीपर को। टाइम कीपर कौन है? जो गेट पर पर्सन बैठा है और आपके टाइम का रिकॉर्ड रख रहा है। वो जो टाइम कीपर है जो एंट्रेंस पे बैठा है फैक्ट्री के, वो आपका टाइम नोट करेगा पास आउट स्लिप के हिसाब से कि आप किस टाइम पर जा रहे हैं और किस टाइम पर वापस आ रहे हैं। यदि आप गिवन टाइम के अंदर वापस नहीं आते, यदि निर्धारित समय में वर्कर वापस नहीं आता, तो क्या होगा? तो टाइम कीपर रिकॉर्ड बना लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि आप कितनी देर लेट आए। ठीक है जी। सो इस तरह से जो पास आउट रिकॉर्ड है, इससे ये पता चलेगा कि आप कितना टाइम फालतू बाहर लगा कर आए हैं। पास आउट, बाहर जाने के लिए आपको पास आउट स्लिप लेनी होगी। किससे लेनी होगी? फोरमैन या सुपरवाइजर से। और ये पास आउट स्लिप दिखानी होगी गेट कीपर या टाइम कीपर को। और टाइम कीपर आपका आने और जाने का जो टाइम है उसका रिकॉर्ड रख लेगा, और यदि आप निर्धारित समय में वापस नहीं आते तो टाइम कीपर इस चीज का भी अपने पास रिकॉर्ड रख लेगा। ठीक है जी। सो दिस वे we have completed these three parts: time recording clock, overtime record and pass out record. ये तीन हमारे खत्म हो चुके हैं। और ये क्या था? टाइम का रिकॉर्ड। सेकेंड पार्ट हमारा आता है पीस वर्क का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। इसको मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू पीस वर्क, देखिए जो पीस वर्क का सिस्टम होता है, यहाँ पर वर्कर को जॉब कार्ड दिया जाता है। वर्कर को जॉब कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है जी। जॉब कार्ड क्या होता है बेटा? जॉब कार्ड में वर्कर ने कितना काम किया, कितने यूनिट्स बनाए, इस सब का रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। फोरमैन जो वर्कर का बॉस है, जो उसको उसकी सुपरविजन कर रहा है, जो फोरमैन है, एंट्री करता है वर्कर द्वारा किए गए काम की। किए गए कार्य की एंट्री करता है
किसमें? इन द जॉब कार्ड। आज इस वर्कर ने 50 यूनिट्स बनाए हैं, उसकी एंट्री हो जाएगी विद डेट। इस डेट को वर्कर ने 150 यूनिट्स बनाए हैं, ये एंट्री कर देगा फोरमैन। और हर दिन करता है वो ऐसा, हर दिन, एवरी डे, हर दिन वो ऐसा करता है। एंड साइंस इट, और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है फोरमैन। ठीक है जी। उसके बाद निर्धारित समय के बाद, कुछ कुछ समय बाद, ये जो जॉब कार्ड है ये वेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, और इस जॉब कार्ड के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करे जाते हैं। कुछ कुछ समय बाद जॉब कार्ड वेजेस डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं, ताकि वेजेस की कैलकुलेशन की जा सके। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपका होता है जॉब कार्ड, पीस वर्क सिस्टम में आपका जॉब कार्ड होता है, जिसमें जो फोरमैन है वो एंट्रीज करता है कि इस वर्कर ने इस दिन इतने यूनिट्स बनाए। और कुछ कुछ समय बाद ये जो जॉब कार्ड है इसको वेजेस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, ताकि जो वर्कर्स की वेजेस हैं उसको कैलकुलेट किया जा सके। ये तो हो गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट, मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स। अब आपने रिकॉर्ड रख लिया कि किस वर्कर ने कितना काम किया है, या फिर कितना समय व्यतीत किया है काम के ऊपर। टाइम के हिसाब से भी आपका रिकॉर्ड बन गया, और यूनिट्स के हिसाब से भी आपका रिकॉर्ड बन चुका है। अब ये सारा रिकॉर्ड किसके पास जाएगा? वेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा। और वेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? वेज शीट बनाना शुरू करेगा। जब तक वेज शीट नहीं मिलेगी तब तक वर्कर्स को उनके काम की पेमेंट नहीं की जा सकती। सो कमिंग ओवर टू दिस सेकेंड पार्ट, preparation of wage sheets। वेज शीट बनाई जाएगी। अब इसमें क्या क्या करना है देखिए। अब वेज शीट किस हिसाब से बनेगी? किस हिसाब से बनेगी वेज शीट? वेज शीट बनेगी अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से। अटेंडेंस रजिस्टर बन रखा होगा हर डिपार्टमेंट का। अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड। अटेंडेंस कार्ड कहाँ पर बना था बेटा? ये टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के केस में अटेंडेंस कार्ड बना था, जिसके ऊपर हर वर्कर की जो अटेंडेंस थी, आने जाने का टाइम था, वो प्रिंट किया गया था। अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड, ओवर टाइम स्लिप, किस वर्कर ने कितना ओवर टाइम किया, ओवर टाइम स्लिप, पास आउट स्लिप, अगर कोई वर्कर फालतू टाइम बाहर लगा के आया है तो उसकी वेजेस काटनी भी तो है, पास आउट स्लिप। पीस वर्क सिस्टम में आपके पास जॉब कार्ड्स हैं। एंड साथ ही साथ फोरमैन भी कुछ ना कुछ डिटेल वेज डिपार्टमेंट में भेजता है। डिटेल्स सेंट बाय द फोरमैन। हर फोरमैन भी हर वर्कर की जो डिटेल है वो वेज डिपार्टमेंट में भेजता है, एक्सेट्रा। ये सारी जानकारी किसके पास पहुंच चुकी है? ये सारी जानकारी पहुंच चुकी है वेज डिपार्टमेंट के पास। इस जानकारी पर आधारित वेज डिपार्टमेंट वेज शीट तैयार करेगा।
ओके जी। अब प्रोसीजर क्या फॉलो करना है बेटा, जब आप वेज शीट बनाएंगे, वेज डिपार्टमेंट में भी तो अलग अलग पर्सन्स हैं काम करने के लिए। सो क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग वेज शीट, वेज शीट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो करी जाएगी? आइए देखते हैं क्या प्रक्रिया फॉलो करी जाएगी। सबसे पहले तो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज टाइम और पीस वर्क। टाइम और पीस वर्क दोनों के लिए अलग अलग वेज शीट्स बनाएं। जिनको टाइम के हिसाब से पेमेंट होनी है उनकी वेज शीट अलग बनाएं, और जिनको कार्य के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट होनी है उनकी वेज शीट अलग बनाएं। ठीक है ना? सो फर्स्ट इज different wage sheets according to time and piecework। दोनों के लिए अलग अलग वेज शीट्स बनाएं। और किस बात का ध्यान रखना है? वेज शीट्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? वेज शीट में क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए? क्या सब आप मेंशन करेंगे वेज शीट में? आइए देखते हैं बेटा क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये है आपकी वेज शीट। यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा 1234। ठीक है जी। नेम ऑफ द वर्कर, वर्कर का नाम आ जाएगा, किसको पेमेंट की जा रही है, वर्कर का डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, जॉब डन, क्या काम किया है उसने। ठीक है जी। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको वो कार्य कंप्लीट करने के लिए। वेज रेट, किस रेट पर उसको पेमेंट करनी है, घंटों के हिसाब से करनी है या यूनिट्स के हिसाब से करनी है। वेज रेट का कंसेप्ट मैं आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बोनस, कभी कभी वर्कर को फालतू पैसे भी मिलते हैं जिसे बोनस कहते हैं। इसके बाद कैलकुलेट किया जाता है टोटल वेजेस पेएबल, कितनी वेजेस उसको देनी बनती है। टोटल वेजेस, कितनी वेजेस बनती हैं उसकी, उसमें से माइनस हो जाते हैं बेटा डिडक्शंस। कुछ पैसे हमने वर्कर के काटने भी होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, या फिर उसने कोई लोन ले रखा है उसका पैसा काटना है। सो कुछ कटौती होती है, कटौतियों को हम क्या बोलते हैं? डिडक्शंस, कटौतियां। उसके बाद आपका निकल कर आता है नेट वेजेस। नेट वेजेस की पेमेंट होती है बेटा, कटौती करने के बाद बाकी जो अमाउंट बचा उसको पे कर दिया जाता है टू द वर्कर। देखिए जी, ये है आपका स्ट्रक्चर वेज शीट का। ये कॉलम्स आपको वेज शीट में बनाने हैं।
वर्कर कौन सा है, वर्कर का डिपार्टमेंट कौन सा है। आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए सीरियल नंबर इज 1, नेम ऑफ द वर्कर रामू, रामू वर्क्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसने क्या बनाया है, उसने पेन्स मैन्युफैक्चर करे हैं, पेन बनाए हैं उसने। टोटल टाइम उसको कितना लगा, मान लीजिए 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में उसने कितने घंटे काम किया है। टेक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने 200 घंटे काम किया है, 200 आवर्स, और उसको वेजेस पे होनी है ₹20 पर आवर के हिसाब से, ₹20 पर आवर के हिसाब से उसको वेजेस पे होनी है। बोनस कुछ भी नहीं है, तो टोटल वेजेस उसको कितने मिलेंगी, 1 घंटे के 20 रुपए। तो जल्दी से बताएं 200 घंटे के कितने रुपए बेटा। इन द चैट बॉक्स ऋषभ 4000, उसकी वेजेस बनी 4000 रुपीज। इसमें से उसकी कुछ कटौती हो गई। क्या कटौती हो गई, उसने कोई लोन ले रखा था, उसकी कटौती हो गई उसकी 500 रुपए की। 500 रुपए काटने के बाद उसको वेजेस मिलनी है 3500। दूसरा, शामू, ये मान लीजिए काम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में। इसकी कोई इनडायरेक्ट सी जॉब है, मान लीजिए वहां पर ये थोड़ी सफाई कर्मचारी है, कुछ स्वीपर वगैरह का काम करता है ये वहां पर। कितने घंटे उसने काम किया, 100 घंटे काम किया, ₹10 मिलेंगे उसको पर आवर। बोनस कुछ नहीं है, उसको 1000 रुपीज मिलने हैं। इसमें से 200 की कटौती हो गई, 800 रुपए उसको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है जी। सो इस तरह से बेटा आपका वेज शीट का स्ट्रक्चर चलता है। और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है वेज शीट्स बनाते हुए। ये जो कुछ भी आपको सामान मिला है ना, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड, ओवर टाइम स्लिप, पास आउट स्लिप, जॉब कार्ड, इन सबको आपस में मैच करिए। इन सबको आपस में मैच करिए वेज शीट बनाने से पहले। वेज शीट बनाते समय अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड, जॉब कार्ड, ओवर टाइम स्लिप, पास आउट स्लिप्स एटसेट्रा सबको आपस में टैली कीजिए। टैली करना मतलब आपस में एक दूसरे के साथ चेक करना, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई भिन्नता हो तो उसका पता चल जाए, ताकि किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी या फिर भिन्नता का पता लगाया जा सके।
सब आपस में मैच करने चाहिए। उसके बाद और किस चीज का ध्यान रखना है, वेज शीट का काम एक ही एम्प्लॉय को ना दीजिए। वेज शीट बनाने का कार्य एक कर्मचारी को नहीं दिया जाना चाहिए। किसी एक कर्मचारी को मत दीजिए वेज शीट बनाने का सारा काम, बांट दीजिए, काम का विभाजन कर दीजिए। व्हाट इज काम का विभाजन? डिविजन ऑफ वर्क। काम का विभाजन कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई काम का विभाजन? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये वेज डिपार्टमेंट है। वेज डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मचारी बैठे हैं। ये है एक एम्प्लॉय ए, वेज डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय ए है। इसको टैली करने का काम दे दीजिए। ये आपने यहाँ पर सब कुछ टैली करना है ना, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड, ये सब। इसको टैली करने का काम दे दीजिए। टैली करने का काम इसको दे दिया आपने। फिर एक दूसरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बी। उसको ये जो सारे कॉलम्स बना रखे हैं ना, ये वाले सारे कॉलम्स, इसको भरने का काम दे दीजिए। वेज शीट के कॉलम्स भरने का काम ये आपने दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया। उसके बाद एक तीसरा एम्प्लॉय है, उसको आपने काम कर दे दिया कि भाई सारी फिगर्स का ना टोटल कर दे, टोटलिंग का काम, टोटलिंग वर्क, ये आपने एक को दे दिया। फिर एक और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डी। उसे आपने काम दे दिया डिडक्शंस का, कि तू कटौतियां कर, डिडक्शन वर्क, इस चीज का डिडक्शंस का काम दे दिया। और जो फिफ्थ एम्प्लॉय है, उसको आपने ऊपर वाले चारों एम्प्लॉयज का काम चेक करने के लिए दे दिया। ए बी सी डी का काम चेक कौन करेगा? एम्प्लॉय ई करेगा। सो इस तरह से आपने वेज शीट बनाने का जो काम है वो किसी एक कर्मचारी को ना देते हुए अलग अलग कर्मचारियों में बांट दिया, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके और कोई मिस्टेक ना हो जाए। जिस जिस एम्प्लॉय ने जो जो काम किया है वो अपने काम के आगे साइन करे। ए बी सी डी ई, ये जो ऊपर है एम्प्लॉयज, सब अपने अपने कार्य के आगे हस्ताक्षर करें, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा काम किसने किया है। और जैसे ही वेज शीट बन जाएगी, वेज शीट बनने के बाद एक जिम्मेदार अधिकारी वेज शीट के ऊपर साइन करे। वेज शीट बन जाने के बाद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन होता है? एक जिम्मेदार अधिकारी। जिम्मेदार अधिकारी वेज शीट पर
सिग्नेचर्स करें कि जो वेज शीट है उसका काम चेक हो गया है और ये वेज शीट फाइनल है। ठीक है बच्चे, सो इस हिसाब से आपका पूरा वेज शीट का जो काम है वो चलेगा। सबसे पहले तो आप टाइम और यूनिट्स के हिसाब से अलग-अलग वेज शीट्स तैयार करें। वेज शीट्स में आपकी ये कॉलम्स होनी चाहिए। वेज शीट बनाते समय ये जो भी आपको जानकारी मिली है, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस कार्ड, जॉब कार्ड, ओवरटाइम स्लिप, पास आउट स्लिप, इन सबको आपस में टैली कर लीजिए ताकि सारे आपस में मैच कर जाएं। वेज शीट बनाने का काम किसी एक कर्मचारी को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका डिवीजन होना चाहिए, काम का विभाजन होना चाहिए। ठीक है जी, काम का विभाजन होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि काम को हमने बांट दिया अलग-अलग एम्प्लॉइज में। हर कर्मचारी अपना-अपना कार्य करके उसके ऊपर हस्ताक्षर करे ताकि उसको जिम्मेदार ठहराया जा सके। और जैसे ही वेज शीट बन जाए तो एक जिम्मेदार अधिकारी उस वेज शीट के ऊपर साइन करे और इस तरह से आपकी जो वेज शीट है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स, दिस इज ओवर। वेज शीट को बनाकर हमने देख लिया है। अब हमारा एक छोटा सा लास्ट पार्ट रहता है पेमेंट ऑफ वेजेस। जैसे ही वेज शीट बन जाती है उसके बाद वेजेस की करी जाती है पेमेंट। कैसे करनी है पेमेंट, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कल ये स्टार्ट करके खत्म करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है दैट इज इंटरनल ऑडिट, वो स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर, कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए बेटा। अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स प्लीज जिनकी रह गई है।